जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों मेरी माटी मेरा देश अभियान। देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण यह अभियान है जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया है। यह अभियान जो है ना दोस्तों, ये आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है और इस अभियान के अंतर्गत आपको अमृत वाटिका उद्यान और वसुधा वंदन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये अमृत वाटिका उद्यान क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यहाँ हमारे देश में देखें तो जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ जिसको हम पहले राजपथ के नाम से जानते थे, जिसे सरकार ने बाद में कर्तव्य पथ, क्योंकि यहां पर आप देश में कर्तव्य की भावना को दर्शाना चाहते हैं, इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया। तो कर्तव्य पथ पे जो पूरी व्यवस्था, उसके दोनों तरफ उद्यान विकसित किया जा रहा है, जिस उद्यान का नाम होगा अमृत वाटिका उद्यान। और इस उद्यान में एक स्मारक के तौर पर जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक रहे हैं उनके नाम के साथ स्मारक पट्टिका भी लगाई जाएगी। तो एक प्रकार से ये स्मारक स्थान भी बन रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस पूरे अमृत वाटिका उद्यान को लगाने के लिए देश भर से अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लाई जा रही है और पूरे देश की अलग अलग हिस्सों की मिट्टी से इस उद्यान को विकसित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एकता की भावना का प्रबल समर्थक हमें ये अभियान देखने को मिल रहा है। और इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखिएगा कि वसुधा वंदन जो अभियान है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब वसुधा वंदन के अंतर्गत क्या है कि ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम स्तर और हर एक स्तर पर इस व्यवस्था को किया जा रहा है वसुधा वंदन। और इसके अंतर्गत दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो भी ग्रामीण स्तर के इलाके हैं वहां पर हर ग्राम पंचायत में लगभग 75 पेड़ लगाए जाएंगे। और ये 75 पौधे या पेड़ जो लगाए जाएंगे ना, ये देसी प्रजाति के होंगे, अलग अलग प्रजाति के होंगे। तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण की तरफ जाएं तो एक इंपॉर्टेंट प्रकृति की दृष्टि से कदम देखने को मिलता है वसुधा वंदन, जिसके अंतर्गत पूरे देश में हर एक पंचायत स्तर पर ये वन स्थिति की कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था है और ये क्यों है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव जो है पूरा देश मना रहा है। जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो महोत्सव, इसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को 75 सप्ताह पहले जब भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला था 2022 में, तो ये जो अमृत महोत्सव इसका प्रारंभ किया गया, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। और इसमें भारत के हर एक कार्यक्रम को आप अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े उत्साह के साथ एक अलग स्थिति के तहत कहीं ना कहीं मना रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है ये भारत सरकार का एक इंपॉर्टेंट अभियान है, जिसके अंतर्गत आपको एक अमृत वाटिका की व्यवस्था देखने को मिलेगी, वसुधा वंदन प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें हर एक पंचायत स्तर पर 75 अलग अलग देसी प्रजाति के पौधे लगाने का प्रावधान है। क्लियर? ये पूरे देश में एक साथ चलाया जा रहा है, ध्यान रखिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, याद रखिएगा, लुडविगिया वेरुवियाना से तमिलनाडु में हाथियों के आवास स्थान को खतरा। ये एक प्रकार की वनस्पति है, एक प्रकार की खरपतवार है, जिसको आप प्रिमरोज विलोबी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रिमरोज विलोबी इसको कहा जाता है। एक प्रकार की खरपतवार है दोस्तों जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल की है। इसकी विशेषता यह है कि ये जो है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। एक जलीय पौधा है और हल्के पीले कलर का, कुछ इस प्रकार से ये खरपतवार आपको देखने को मिलती है। ये खरपतवार जो है एक जलीय पौधा है, जल में बहुत तेजी से वृद्धि करती है और इसके कारण हमारे देश में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हाथियों के आवास को कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है। क्यों खतरा हो रहा है? क्योंकि ये बहुत अधिक पैमाने पर ये जब बन जाती है तो हाथियों के जो आवास है उसके क्षेत्र को ये गड़बड़ कर रहा है, वहां के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। क्लियर? ये जो पौधा है दोस्तों, ये जो फूल आपको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जैव विविधता की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। इसको एक सजावटी पौधे के तौर पर आप देख रहे थे कि वही सजावटी पौधा है, लेकिन ये भी दूसरे इलाकों में प्रवेश कर गया है तो इसके हानिकारक जो प्रभाव है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा था कि इसको कैसे खत्म करें, तो कई बार इसको तोड़ने की व्यवस्था की गई। तो ये क्या है कि बहुत कहीं से भी टूट जा रहा था, जड़ से नहीं निकल रहा था तो पुनः बढ़ जा रहा था। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। तो इसको लेकर अभी सरकार परेशान भी है और उसके उपाय भी कर रही है। तो इसको उखाड़ने का जो है एकमात्र रास्ता है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों
ध्यान रखिएगा कि हाथियों के लिए तमिलनाडु में एक प्रकार से ये आपदा बना हुआ है, समस्या पैदा कर रहा है। और है कैसा दोस्तों, तो सजावटी पौधा है। कैसा पौधा है, सजावटी पौधा है, फूल का पौधा है, जलीय पौधा है, जल क्षेत्र में बहुत तेजी से विकसित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सिल्वर कॉक्सकॉम्ब लागोस स्पिनिच। याद रखिएगा इस प्रकार से कुछ दिखने वाला ये एक खरपतवार वाला पौधा है। ये भी एक खरपतवार है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, फैलता है, और जैव विविधता की दृष्टि से, स्थानीय प्रजातियों की दृष्टि से इसको बहुत हानिकारक माना गया है। लेकिन चर्चा में क्यों रहा, तो याद रखिए कि ये जो सिल्वर कॉक्सकॉम्ब है, जिसको हम लागोस स्पिनिच के नाम से भी जानते हैं, ये हाल ही में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कर्नाटक के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध रहा है। क्यों प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं भी रिसर्च और बाकी की चीजें की जा रही हैं। दूसरी बात है कि कर्नाटक में जो चामराजनगर है, याद रखिएगा चामराजनगर जो जिला है, यहाँ पर एक जनजाति देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हैं सोलिगा जनजाति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सोलिगा जनजाति कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे सोलिगा जनजाति कर्नाटक के चामराजनगर जिले में मिलती है। यहाँ पर ये जनजाति है वो इस खरपतवार वाले पौधे को एक पौष्टिक पत्तेदार हरी सब्जी के तौर पर यूज करती है। ये जनजाति इस पूरे खरपतवार को किस तौर पर यूज करती है, पौष्टिक पत्तेदार हरी सब्जी के तौर पर यूज करती है, और इसे मस्सेन या उल्ल सप्पू सांबर, याद रखिए मस्सेन और उल्ल सप्पू सांबर ये यहाँ की क्या है, पारंपरिक व्यंजन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मस्सेन और उल्ल सप्पू सांबर कहाँ का प्रचलित है, तो कर्नाटक का है, सोलिगा जनजाति के अंतर्गत एक पारंपरिक खाना है, व्यंजन है ये, तो इसके लिए इसको यूज करती है। कुछ इस प्रकार का ये जो दिखता है, ये एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है जो आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलता है, वृद्धि करता है और क्षेत्रीय प्रजातियों को संकुचित करता जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसको लेकर जो हाल ही में वैज्ञानिक शोध आए हैं, उन शोधों में पता चला कि ये जो खरपतवार है ये कई प्रकार के औषधीय गुणों से संपूर्ण होता है। इसके अंदर जीवाणुरोधी गुण होते हैं, विटामिन ई इसमें देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है। इस वजह से वैज्ञानिक इसके खाने को सही मानते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो ऐसे देशों में इसको खाने के एक स्वरूप के तौर पर यूज किया जाता है। या तो इसे जंगली सब्जी कहा जाता है या फिर इसे खरपतवार के तौर पर आप खाते हैं इन देशों में। तो इस प्रकार से एक प्रकार से पोषक तत्वों में इसको शामिल किया गया उनमें, और भारत में चूंकि ये भी चर्चा में रहा है इसलिए हमने इसको अभी डिस्कस किया। लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक खरपतवार है, ये ध्यान रखिएगा, जिसे आप लागोस स्पिनिच के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कुछ इस प्रकार का ये आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फ्लोरोमिक्स। फ्लोरोमिक्स क्या है दोस्तों, तो फ्लोरोमिक्स दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में डिस्कशन में रहा, क्योंकि इसको लेकर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके वैज्ञानिकों ने फ्लोरीन के परमाणु प्राप्त करने के लिए इसका सुरक्षित और कम ऊर्जा गहन विधि विकसित की है। याद रखिएगा कि किसने की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। किसके लिए, फ्लोरीन के परमाणु को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए पहले जो व्यवस्था थी वो खर्चीली थी और कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा भी ज्यादा लगती थी। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑप्शनल विधि सोची है जो सुरक्षित भी है, कम खर्चीली भी है, कम ऊर्जा गहन की पद्धति है पूरी, जिससे आप फ्लोरीन के परमाणु को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि फ्लोरीन जो है वो किससे प्राप्त करते हैं, आप कैल्शियम या नमक से प्राप्त करते हैं फ्लोरीन, क्लियर, और जिसे कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोरस्पार कहते हैं, क्लियर। ये फ्लोरीन जो है किससे प्राप्त करते हैं, कैल्शियम नमक से प्राप्त करते हैं, और इसे उस समय क्या कहते हैं आप, फ्लोराइड कहते हैं या फ्लोरस्पार कहते हैं। तो फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरीन है जो कैल्शियम से नमक से प्राप्त किया जाता है, और इसमें आप इसको खनन करते हैं। जो फ्लोरस्पार होता है इसको आप क्या करते हैं, खनन करते हैं, और खनन जब करते हैं तो इसके बाद इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड से कहीं ना कहीं इसका बोल सकते हैं कि उच्च तापमान पर इसका सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित किया जाता है, इसको शोधन किया जाता है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्लियर। तब जाकर हम देखते हैं कि एक प्रकार का फ्लोरिक केमिकल के तौर पर ये निकलता है। और जो फ्लोरिक केमिकल होता है ना दोस्तों, ये इंडस्ट्री में प्लास्टिक निर्माण में, एग्रोकेमिकल बनाने में, कई सारे बैटरी और आदि चीजों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो फ्लोरिक केमिकल बनाने के लिए आपको फ्लोरीन के परमाणु आदि को प्राप्त करने की जरूरत होती है, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी की खोज, इसी की एक सुरक्षित विधि जो है किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजी है, इसलिए इसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन कैल्शियम नमक से प्राप्त होता है, जिसको आप कैल्शियम फ्लोराइड के नाम से जानते हैं, और फ्लोरोकेमिकल्स
बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसको लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शोध किया है। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम देखते हैं पहला आपका क्या रहा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो पहले तो आपको पहले भारतीय गेंदबाज का नाम पता होना चाहिए। लगभग 956 विकेट लेने वाले हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जिन्होंने लंबे समय तक भारत के लिए टेस्ट मैच हो या वनडे क्रिकेट खेला है, और इन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। इनके पहले अगर नाम बात करें दूसरे नंबर पर, तो नाम आता है किसका, हरभजन सिंह का, जिन्होंने 711 विकेट लिए थे। लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो है, इन्होंने 712 विकेट लिए। 712 विकेट जैसे इनके हुए तो भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो लगभग 1347 विकेट लिए हैं मुरलीधरन ने। जो मुरलीधरन है दोस्तों, ये श्रीलंका के एक खतरनाक स्पिनर रहे, जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को एवे आउट कर दिया है, और इन्होंने अपने जीवन में 1347 के आसपास टोटल विकेट लिए, जिनमें इनके 800 तो अकेले टेस्ट क्रिकेट के विकेट हैं। तो सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, मुरलीधरन श्रीलंका के रहे हैं। इसके अलावा हम शेन वॉर्न की बात करें तो उन्होंने 1001 के आसपास विकेट लिए हुए हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहले श्रीलंका ने एक पारी के दौरान सबसे तेज गति से 100 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। अब भारत का नाम आ गया। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगभग 73-74 बॉल पे ही 100 रन बना दिए हैं। इसका मतलब बहुत तेजी से 100 रन का आंकड़ा छूने वाला भारत क्रिकेट टीम जो रही टेस्ट क्रिकेट की, वो एकमात्र टीम है। तीसरा है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो विमानन सुरक्षा प्रणाली का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं जो हम लोगों ने देखे। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। रशिया ने। रशिया में आप अब लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी हम देख रहे हैं कि जो पुरुष होते हैं वो लिंग परिवर्तन करा के स्त्री बनना चाहते हैं, जो स्त्री हैं वो लिंग परिवर्तन करा के पुरुषों की तरफ जा रही हैं। तो रशिया ने इसको अवैध कर दिया। रूस ने कह दिया है कि लिंग परिवर्तन करना अब अवैध होगा। ट्रांसजेंडर विवाह नहीं कर सकते आप। क्लियर, ये भी रोक लगा दी रशिया ने। नेक्स्ट तो वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो गौरांशी जो है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, जो ब्राजील में हुई वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगला दोस्तों, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है। तो 217। वर्तमान में भारत में लगभग 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे क्या होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक प्रकार से महत्वाकांक्षी योजना है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की, जिसमें देश के अलग अलग भागों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और ये एक प्रकार से ऐसी भूमि पर बनाए जाने वाले हवाई अड्डे हैं जो कि प्रयोग में ना आ रही है। तो प्रयोग में ना आ रही भूमि पर जो हवाई अड्डे स्थापित किए जाते हैं उन्हें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे आप कहते हैं। इनमें ग्रीनफील्ड जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित टर्म को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो एक प्रकार से आधुनिक यूज में नहीं आ रही जमीन पर बनाने वाले जो आपके हवाई अड्डे हैं उनको आप ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में शामिल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला है दोस्तों, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां करेंगे। तो हीरासर में ये हवाई अड्डा बन रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त बनाने के लिए योजना चालू की थी, लाडली बहना योजना, जिसमें मध्य प्रदेश में ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में, उन्हें 1000 रुपए प्रति माह देने की बात की गई। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि 3000 रुपए प्रति माह तक देंगे। तो ये योजना उनके लिए है। इसका एक चरण पहले आ चुका और अब इसका दूसरा चरण लाडली बहना योजना 2.0 जो दोबारा शुरू किया गया 25 जुलाई को। तो ध्यान रखिए, और आप में से जिसने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर लीजिएगा। क्लियर। तो ये आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहे दोस्तों जो चर्चा में रहे, और यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।